महाराष्ट्र की राजनीति एक बार फिर गर्मा गई है। महानगर पालिका चुनाव के बीच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने एबीपी न्यूज को दिए एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में ऐसा बयान दे दिया जिसने सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है। क्रेडिट वॉर से लेकर कोस्टल रोड, समृद्धि महामार्ग और बीएमसी में कथित भ्रष्टाचार तक सीएम फडणवीस ने सीधे सीधे विपक्षी खेमे खासकर उद्धव ठाकरे पर तीखा हमला बोल दिया है। बता दें कि फडणवीस ने साफ शब्दों में कहा है कि महाराष्ट्र में विकास कार्यों का श्रेय जबरन लेने की कोशिश की जा रही है, लेकिन हकीकत जनता जानती है। कोस्टल रोड को लेकर उन्होंने एक ऐसा किस्सा साझा किया जिसने राजनीतिक मर्यादाओं और अधिकारों पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। तो वही समृद्धि महामार्ग के नामकरण और उद्घाटन को लेकर भी मुख्यमंत्री ने विपक्ष की राजनीति पर निशाना साधा। इतना ही नहीं, बीएमसी चुनाव को लेकर फडणवीस ने बड़ा चुनावी दावा ठोकते हुए क्लीन स्वीप की बात कही है। उन्होंने महाविकास आघाड़ी के 25 सालों के शासन को भ्रष्टाचार का दौर बताया और कहा है कि मुंबई सिर्फ सत्ता और कमाई का जरिया बनकर रह गई थी। ऐसे में तो क्या इस बार महानगर पालिका चुनाव में सत्ता का गणित बदलेगा? क्या देवेंद्र फडणवीस के ये तीखे हमले चुनावी दिशा तय करेंगे? दर्शकों, आइए देखते हैं इस एक्सक्लूसिव बातचीत की पूरी कहानी। दर्शकों, जानकारी दें कि महाराष्ट्र की सियासत में महानगर पालिका चुनाव की गर्मी अपने चरम पर है और इसी सियासी तापमान के बीच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने एबीपी न्यूज़ को दिए एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में ऐसा बयान दे दिया जिसने सीधे सीधे उद्धव ठाकरे और महाविकास आघाड़ी को कटघरे में खड़ा कर दिया है। क्रेडिट वॉर से लेकर कोस्टल रोड, समृद्धि महामार्ग और बीएमसी के कथित भ्रष्टाचार तक सीएम फडणवीस ने एक एक मुद्दे पर तीखे वार किए। दर्शकों, जानकारी दे कि महाराष्ट्र में नगर निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है। मुंबई से लेकर प्रदेश की 29 महानगर पालिकाएं सियासी रणभूमि बन चुकी है। ऐसे वक्त में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का एबीपी न्यूज़ को दिया गया एक्सक्लूसिव इंटरव्यू महज बातचीत नहीं बल्कि एक सियासी हमला साबित हुआ है। बता दें कि फडणवीस ने सबसे पहले उस क्रेडिट वॉर को उठाया जो लंबे समय से महाराष्ट्र की राजनीति में चर्चा का विषय बना हुआ है। दर्शकों, विपक्ष पर निशाना साधते हुए फडणवीस ने कहा है कि पड़ोसी का बच्चा गोद में बैठा लेने से वो अपना नहीं हो जाता, चाहे जितना भी क्रेडिट लेने की कोशिश कर ले। महाराष्ट्र जानता है कि काम किसने किया है। दर्शकों, यही से बात पहुंची मुंबई के सबसे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट कोस्टल रोड तक। फडणवीस ने दावा किया है कि वर्षों तक विपक्ष सिर्फ प्रेजेंटेशन लेकर घूमता रहा, लेकिन ज़मीन पर एक ईंट तक नहीं रखी गई। मुख्यमंत्री ने साफ कहा है कि जब देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तब जाकर कोस्टल रोड को हरी झंडी मिली। ऐसे में दर्शकों, लेकिन इस प्रोजेक्ट से जुड़ा एक किस्सा सुनाते हुए फडणवीस ने उद्धव ठाकरे पर तंज कस दिया है। उन्होंने कहा है कि कोस्टल रोड में उद्धव ठाकरे का एक ही योगदान है, अवैध भूमि पूजन। ऐसे में दर्शकों, सीएम फडणवीस के मुताबिक जब सारी कानूनी मंजूरियां मिल चुकी थी और प्रोजेक्ट बीएमसी को सौंप दिया गया था, तब एक सुबह उद्धव ठाकरे बिना किसी अधिकार के भूमि पूजन करने पहुंच गए। उस वक्त फडणवीस मुख्यमंत्री थे और उद्धव ठाकरे किसी संवैधानिक पद पर नहीं थे। ऐसे में दर्शकों, फडणवीस ने बताया कि इस घटना के बाद बीएमसी कमिश्नर ने घबराते हुए उन्हें फ़ोन किया और कहा है कि अगर आदेश दे तो भूमि पूजन मुख्यमंत्री के हाथों दोबारा कराए जाए। लेकिन फडणवीस ने श्रेय की राजनीति से दूरी बनाते हुए जवाब दिया, उद्धव ठाकरे हमारे साथी है, उन्होंने कर दिया, अब उसे छोड़िए और काम शुरू कीजिए, उद्घाटन हम कर लेंगे। ऐसे में दर्शकों, इसके बाद मुख्यमंत्री ने समृद्धि महामार्ग का भी जिक्र किया। उन्होंने याद दिलाया कि जिस प्रोजेक्ट का उद्धव ठाकरे ने जमकर विरोध किया था, सत्ता में आने के बाद उसी का नाम बालासाहेब ठाकरे के नाम पर रख दिया गया। फडणवीस ने कहा है कि उन्हें इस बात की खुशी है क्योंकि वे भी वही नाम रखते, लेकिन उन्होंने आरोप लगाया कि उद्धव ठाकरे उद्घाटन का श्रेय लेने के पीछे लग गए। हालांकि उद्घाटन अंततः महायुति सरकार ने ही किया। तो वही दर्शकों, चुनावी मोर्चे पर आते हुए मुख्यमंत्री फडणवीस ने बड़ा दावा भी ठोक दिया। उन्होंने कहा है कि मुंबई में उनकी पार्टी और गठबंधन क्लीन स्वीप करेगा, बीएमसी का मेयर भी महायुति का होगा और 27 महानगर पालिकाओं में भी उन्हीं का मेयर बनेगा। ऐसे में दर्शकों, फडणवीस के मुताबिक मेरे लिए सभी महानगर पालिकाएं समान हैं, लेकिन मुंबई की तुलना किसी और शहर से नहीं की जा सकती।
यह चुनाव बेहद अहम है। ऐसे में दर्शकों, महाविकास आघाड़ी के भ्रष्टाचार के आरोपों पर पलटवार करते हुए सीएम फडणवीस ने कहा है कि 25 साल तक मुंबई पर उन्हीं का शासन रहा और यही वो दौर था जब आम मुंबईकर शहर से बाहर होता चला गया। ऐसे में उन्होंने आरोप ये भी लगाया है कि पतराचाल घोटाला, बीएमसी में भ्रष्टाचार और कोविड काल में पैसे खाने तक की बातें उठाई। फडणवीस ने कहा है कि जहां पहले 120 वर्ग फुट में लोग रहते थे, वहां उनकी सरकार ने 500-600 वर्ग फुट के घर दिए, डब्बे वालों को घर दिए, लेकिन विपक्ष ने सिर्फ भ्रष्टाचार किया, इतना कि उस पर फिल्म बन सकती है। ऐसे में दर्शकों, मुख्यमंत्री ने उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे दोनों पर सवाल दागते हुए कहा है कि मुंबई के बाहर ये लोग आखिरी बार कब गए थे। इनकी पूरी राजनीति मुंबई और बीएमसी के भ्रष्टाचार पर टिकी है। इन्हें सिर्फ सत्ता और पैसा चाहिए। तो वही दर्शकों, फडणवीस ने यह भी कहा है कि राज ठाकरे खुद कई सालों से उद्धव ठाकरे पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते रहे। ऐसे में विपक्ष के आरोपों में कोई दम नहीं बचता। ऐसे में दर्शकों, नगर निकाय चुनाव की इस जंग में देवेंद्र फडणवीस के ये बयान साफ संकेत देते हैं कि बीजेपी और महायुति इस बार सिर्फ चुनाव नहीं लड़ रही, बल्कि बीते 25 सालों का हिसाब मांगने मैदान में उतरी है। ऐसे में अब देखना होगा कि जनता किसकी बातों पर भरोसा करती है, क्रेडिट की राजनीति करने वालों पर या काम का दावा करने वालों पर। तो दर्शकों, फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी और खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल MDR न्यूज़ के साथ। धन्यवाद। पार्टी विथ डिफरेंस, ये सिर्फ एक नारा है या फिर बीजेपी की सियासत की असली पहचान? महाराष्ट्र में नगर निकाय चुनाव के बीच यही सवाल अब सबसे ज़्यादा गूंज रहा है। वजह है बीजेपी के वो स्थानीय गठबंधन जिन्होंने उसकी घोषित राजनीतिक लाइन को ही कटघरे में खड़ा कर दिया है। अंबरनाथ नगर पालिका में कांग्रेस के साथ हाथ मिलाने के बाद अब अकोला जिले के अकोट से आई तस्वीर ने सियासी हलचल और तेज कर दी है। यह बीजेपी ने सत्ता के गणित को साधने के लिए AIMIM के साथ मिलकर अकोट विकास मंच बना लिया है। सवाल उठ रहे हैं, क्या सत्ता की मजबूरी में बीजेपी अब उन दलों के साथ भी खड़ी हो रही है जिन पर वो चुनावी मंचों से सबसे ज़्यादा हमला करती रहती है? मामला इतना बड़ा कि खुद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को सामने आना पड़ा। ABP न्यूज़ से एक्सक्लूसिव बातचीत में सीएम ने दो टूक कहा है कि कांग्रेस और AIMIM के साथ कोई गठबंधन नहीं चलेगा और अगर लोकल लेवल पर ऐसा हुआ तो कार्रवाई तय है। लेकिन दर्शकों, सवाल अब भी कायम है, क्या ये गठबंधन वाकई टूटेंगे या फिर सियासत में सिद्धांत एक बार फिर सत्ता के सामने कमज़ोर पड़ जाएंगे? आज की हमारी ये खास रिपोर्ट देखिए। अकोट से मुंबई तक बीजेपी के फैसलों ने कैसे खड़ा कर दिया है सबसे बड़ा राजनीतिक सवाल। दर्शकों, आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी, जो सालों से खुद को विचारधारा की राजनीति करने वाली पार्टी बताती रही है, एक बार फिर अपने ही फैसलों के चलते सियासी कटघरे में खड़ी है। महाराष्ट्र में नगर निकाय चुनाव के बीच बीजेपी के कुछ स्थानीय गठबंधनों ने दिल्ली से लेकर मुंबई तक सियासत का तापमान बढ़ा दिया है। सवाल सिर्फ गठबंधन का नहीं, सवाल उस राजनीतिक लाइन का है जिस पर चलने का दावा बीजेपी करती रही है। ऐसे में दर्शकों, आपको बता दें कि पहले अंबरनाथ नगर पालिका में कांग्रेस के साथ हाथ मिलाने को लेकर बीजेपी को आलोचना झेलनी पड़ी। मामला अभी ठंडा भी नहीं हुआ था कि अब अकोला जिले के अकोट नगर पालिका से एक और चौंकाने वाली तस्वीर सामने आ गई। यह बीजेपी ने ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी AIMIM के साथ मिलकर सत्ता का रास्ता चुना है। यही वजह है कि पार्टी विथ डिफरेंस का नारा एक बार फिर सवालों के घेरे में आ गया है। दर्शकों, आपको ये भी बता दें कि अकोट नगर पालिका में कुल 35 सीटें हैं, जिनमें से फिलहाल 33 सीटों पर नतीजे आ चुके हैं। बीजेपी यहाँ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, लेकिन बहुमत से काफ़ी दूर रही। पार्टी को सिर्फ 11 सीटें मिली, जो नगर पालिका पर कब्जा जमाने के लिए नाकाफी थी। ऐसे में दर्शकों, बीजेपी के सामने दो रास्ते थे, या तो विपक्ष में बैठे या फिर गठबंधन की राजनीति करे। बीजेपी ने दूसरा रास्ता चुना। दर्शकों, जानकारी दे कि बीजेपी के नेतृत्व में एक नया गठबंधन बनाया गया, नाम दिया गया अकोट विकास मंच। इस मंच में बीजेपी के साथ AIMIM को भी शामिल किया गया, जिसने 5 सीटें जीती थी। तो दर्शकों, यही नहीं, इस मंच में ठाकरे गुट की शिवसेना, शिंदे गुट की शिवसेना, अजित पवार की NCP,
शरद पवार की एनसीपी और बच्चू कडू की प्रहार जनशक्ति पार्टी भी शामिल हो गई। यानी दर्शकों, विचारधारा से ज्यादा गणित को तरजीह दी गई। तो वही दर्शकों, अकोट में कांग्रेस को 6 सीटें, एआईएमआईएम को 5, बीजेपी को 11, प्रहार को 3, उद्धव गुट को 2, शिंदे गुट को 1, अजित पवार की एनसीपी को 2, शरद पवार की एनसीपी को 1 और वंचित को 2 सीटें मिली। ऐसे में बीजेपी के नेतृत्व में बने अकोट विकास मंच ने सहयोगी दलों की ताकत जोड़कर बहुमत का आंकड़ा पार कर दिया। ऐसे में सत्ता का रास्ता साफ हो गया, लेकिन सियासी विवाद भी उसी रफ्तार से आगे बढ़ गया। तो वही दर्शकों, आपको ये भी जानकारी दे कि कांग्रेस के बाद एआईएमआईएम के साथ गठबंधन की खबर सामने आते ही बीजेपी की जमकर किरकिरी हुई। विपक्ष ने तंज कसा कि बीजेपी को सत्ता के लिए वही दल मंजूर है जिन पर वो चुनावी मंचों से हमला करती है। सोशल मीडिया से लेकर सियासी गलियारों तक एक ही सवाल गूंजने लगा, क्या बीजेपी अब अपने ही उसूलों से समझौता कर रही है? ऐसे में दर्शकों, मामला बढ़ता देख खुद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को सामने आना पड़ा। एबीपी न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत में सीएम ने बेहद साफ और सख्त शब्दों में कहा है कि कांग्रेस और एआईएमआईएम के साथ कोई भी अलायंस नहीं चलेगा। अगर लोकल लेवल पर किसी ने ऐसा किया तो यह अनुशासनहीनता है, ऐसे गठबंधन तोड़ने होंगे और इस पर कार्रवाई होगी। तो वही दर्शकों, जब सीएम से पूछा गया कि क्या इन बारे में ठोस आदेश दिए गए हैं, तो उन्होंने बिना किसी हिचक के कहा है कि बिल्कुल 100% आदेश दिए गए हैं, हम इस पर कार्रवाई करेंगे, यह नहीं चलेगा। ऐसे में दर्शकों, नगर निकाय चुनाव के बीच बीजेपी के मैनिफेस्टो को लेकर भी सवाल उठे। इस पर फडणवीस ने साफ कहा है कि हर महानगर पालिका के लिए अलग मैनिफेस्टो होगा, जो स्थानीय जरूरतों और विकास को ध्यान में रखकर तैयार किया जाएगा। टिकट वितरण में परिवारवाद के आरोपों पर भी सीएम ने कहा है कि जो पिछले चुनाव में जीते हैं उनके साथ अन्याय नहीं होगा, लेकिन नए बेटे बेटी भाई बहन को टिकट नहीं दिया जाएगा। ऐसे में दर्शकों, अब बड़ा सवाल ये है कि क्या बीजेपी स्थानीय नेताओं पर कार्रवाई कर पाएगी या ये गठबंधन महज बयानबाजी की भेंट चढ़ जाएंगे। बता दें कि मुंबई समेत महाराष्ट्र की 29 महानगर पालिकाओं में चल रही चुनाव प्रक्रिया के बीच ये विवाद बीजेपी के लिए बड़ी राजनीतिक चुनौती बनकर उभरा है। ऐसे में पार्टी विद डिफरेंस के दावे और जमीनी सियासत के बीच का यह टकराव आने वाले दिनों में बीजेपी की रणनीति और विश्वसनीयता दोनों की असली परीक्षा लेने वाला है। तो दर्शकों, फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी और खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल MDR न्यूज के साथ। धन्यवाद। कोलकाता से उठी ईडी की एक छापेमारी और पूरे पश्चिम बंगाल की राजनीति में मच गया है सियासी तूफान। कोयला घोटाला मामले में प्रवर्तन निर्देशालय की कार्रवाई अब सिर्फ जांच तक सीमित नहीं रही, बल्कि यह सीधे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी तक जा पहुंची है। कोलकाता स्थित राजनीतिक कंसल्टेंसी फर्म आईपैक के दफ्तर पर हुई रेड के बाद आरोपों का ऐसा सैलाब आया जिसने सत्ता और जांच एजेंसियों को आमने सामने ला खड़ा किया है। बता दें कि भारतीय जनता पार्टी का आरोप है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ईडी की जांच में दखल दिया, सबूतों के साथ छेड़छाड़ की और अपनी संवैधानिक ताकत का गलत इस्तेमाल किया। बीजेपी ने इस पूरे मामले में ममता बनर्जी की गिरफ्तारी तक की मांग कर डाली है। वही तृणमूल कांग्रेस इसे चुनाव से पहले साजिश बता रही है और ईडी पर पार्टी की चुनावी रणनीति चुराने का गंभीर आरोप लगा रही है। ऐसे में ईडी का दावा है कि छापेमारी पूरी तरह कानूनी थी, लेकिन मुख्यमंत्री के मौके पर पहुंचने के बाद जांच में बाधा आई। दूसरी तरफ ममता बनर्जी सीधे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साध रही है। ऐसे में सवाल बड़ा है, क्या यह कानून की निष्पक्ष कार्रवाई है या फिर बंगाल की सियासत में एजेंसियों के जरिए नया दाव। आज की इस रिपोर्ट में देखिए कोलकाता रेड से शुरू हुई इस सियासी जंग की पूरी कहानी। दर्शकों, आपको बता दें कि कोलकाता से उठी एक छापेमारी और देखते ही देखते पश्चिम बंगाल की राजनीति में भूचाल। बता दें कि कोयला घोटाला मामले में प्रवर्तन निर्देशालय यानी ईडी की कार्रवाई अब सिर्फ कानूनी दायरे तक सीमित नहीं रही, बल्कि यह सीधे सत्ता के गलियारों तक टकरा गई है। बता दें कि गुरुवार को ईडी ने कोलकाता स्थित राजनीतिक कंसल्टेंसी फर्म आईपैक से जुड़े ठिकानों पर छापेमारी की, लेकिन इस कार्रवाई ने ऐसा सियासी रंग ले लिया कि आरोप प्रत्यारोप, गिरफ्तारी की मांग और संवैधानिक संकट जैसे शब्दों ने
पूरी बहस को घेर लिया है। दर्शकों, आपको जानकारी दे कि छापेमारी के बाद पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में बीजेपी नेता राहुल सिन्हा ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा है कि कोयला घोटाले में पहले भी टीएमसी नेताओं के घरों पर रेड हुई, लेकिन तब मुख्यमंत्री ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। ऐसे में सवाल उठता है कि फिर आईपैक के ऑफिस की रेड में ममता बनर्जी खुद क्यों पहुंची। दर्शकों, बता दें कि राहुल सिन्हा का दावा है कि इस केस में ममता बनर्जी और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी फंस सकते हैं, इसलिए जांच को प्रभावित करने की कोशिश की गई। बीजेपी ने इस पूरे घटनाक्रम को सबूतों से छेड़छाड़ करार देते हुए मुख्यमंत्री की तत्काल गिरफ्तारी की मांग भी कर दी है। तो वही दर्शकों, आपको ये भी जानकारी दे कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी अध्यक्ष और सांसद समीक भट्टाचार्य ने इस मुद्दे को और तीखा बना दिया। उनका कहना है कि एक सरकारी एजेंसी रेड कर रही हो और उसी जगह मुख्यमंत्री पहुंच जाए, वह भी कथित तौर पर सबूत अपने हाथ में ले, ऐसा आज तक देश में नहीं हुआ। भट्टाचार्य ने आरोप लगाया है कि एक संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति न केवल सरकारी कामकाज में हस्तक्षेप कर रहा है, बल्कि जांच एजेंसियों से दस्तावेज छीनने जैसा गंभीर कृत्य कर रहा है। दर्शकों, जानकारी दे कि बीजेपी के मुताबिक यह लोकतंत्र और कानून के शासन पर सीधा हमला है। पार्टी ने इसे पश्चिम बंगाल के लिए काला दिन करार देते हुए दावा किया है कि जनता आगामी विधानसभा चुनाव में टीएमसी को सत्ता से बाहर कर देगी। तो वही दर्शकों, तृणमूल कांग्रेस ने भी बीजेपी और ईडी पर सियासी साजिश का आरोप लगाया। टीएमसी नेता कुणाल घोष का कहना है कि अगर किसी मामले में जांच की वाकई जरूरत थी तो यह कार्रवाई पहले क्यों नहीं की गई, और आईपैक चुनावी रणनीति को लेकर टीएमसी को सलाह दे रहा है, तभी रेड क्यों। टीएमसी का आरोप है कि ईडी का इस्तेमाल बीजेपी चुनावी रणनीति, उम्मीदवारों की सूची और पार्टी की आंतरिक योजनाओं तक पहुंचाने के लिए कर रही है। तो वही दर्शकों, बता दें कि ममता बनर्जी के आरोपों के बाद ईडी ने भी अपना पक्ष साफ किया है। ईडी के मुताबिक ये कार्रवाई किसी राजनीतिक पार्टी को टारगेट करने के लिए नहीं, बल्कि कोयला तस्करी और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े सबूतों के आधार पर की गई है। बता दें कि एजेंसी का दावा है कि छापेमारी शांतिपूर्ण और पेशेवर ढंग से चल रही थी, लेकिन हालात तब बिगड़े जब मुख्यमंत्री भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची। ऐसे में ईडी का कहना है कि इस दौरान भौतिक दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य जबरन हटा लिए गए, जिससे पीएमएलए के तहत चल रही जांच में बाधा पहुंची। तो वही ईडी ने यह भी बताया है कि पश्चिम बंगाल में 6 और दिल्ली में 4 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी चल रही है। जांच का केंद्र अवैध कोयला तस्करी से हुई कमाई, हवाला ट्रांसफर और मनी रूट्स है। ऐसे में दर्शकों, ईडी के बयान में एक और गंभीर बात कही गई कि छापेमारी के दौरान कुछ लोग, जिनमें संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति भी शामिल है, उन्होंने अपनी पोजीशन का गलत इस्तेमाल किया और एजेंसी के दस्तावेज छीन लिए गए। तो वही एजेंसी ने यह भी साफ किया है कि यह कार्रवाई चुनाव से जुड़ी नहीं है, बल्कि मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ नियमित और कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा है। ऐसे में दर्शकों, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ईडी के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। उन्होंने एजेंसी पर टीएमसी के पार्टी दस्तावेज चुराने का आरोप लगाया और सीधे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधा। ममता बनर्जी ने कहा है कि यह सब एक शरारती गृह मंत्री के इशारे पर हो रहा है, जो देश को सुरक्षित नहीं रख पा रहे हैं और अब विपक्षी दलों को डराने की कोशिश कर रहे हैं। उनका दावा है कि केंद्र सरकार टीएमसी की चुनावी रणनीति और आंतरिक योजनाएं हासिल करना चाहती है। ऐसे में दर्शकों, तो सवाल ये है, क्या ईडी की कार्रवाई पूरी तरह कानूनी और निष्पक्ष है, या फिर चुनाव से पहले यह बड़ी सियासी जंग का मोर्चा बन चुकी है। कोलकाता की इस छापेमारी ने साफ कर दिया है कि बंगाल की राजनीति में अब लड़ाई सिर्फ चुनावी मंच पर नहीं, बल्कि जांच एजेंसियों और संवैधानिक सीमाओं तक पहुंच चुकी है। ऐसे में आने वाले दिनों में यह विवाद और कितना गहराएगा, ये देखना अभी बाकी है। तो दर्शकों, फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी और खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल MDR न्यूज के साथ। धन्यवाद। दिल्ली से लेकर पटना तक सत्ता और सियासत के बीच एक इमारत अब विवाद की सबसे ऊंची दीवार बन चुकी है। नाम है बिहार निवास। सवाल सिर्फ ईंट पत्थर का नहीं, सवाल है इतिहास, पहचान और राजनीतिक नीयत का। आरजेडी का आरोप है कि लालू प्रसाद यादव का नाम मिटाने के लिए नीतीश सरकार बिहार निवास को ढहाने की तैयारी में है, जबकि सरकार इसे तकनीकी जरूरत बता रही है।
लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। इसी बिहार में हिजाब, संविधान और अधिकारों को लेकर भी सियासी पारा चरम पर है। कांग्रेस कह रही है कि एक खास वर्ग को निशाना बनाया जा रहा है और सेक्युलर सोच पर हमला हो रहा है। तो वही उधर हिजाब विवाद के बाद सुर्खियों में आई डॉक्टर नुसरत परवीन ने 24 दिन बाद नौकरी ज्वाइन कर ली है। लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की भूमिका अब भी सवालों के घेरे में है। ऐसे में दर्शकों, इमारत गिराने के फैसले से लेकर धार्मिक पहचान के विवाद तक बिहार की राजनीति आज कई मोर्चों पर उलझी हुई है। क्या विकास के नाम पर इतिहास को तोड़ा जा रहा है? क्या संविधान की आत्मा पर चोट हो रही है? और क्या सत्ता के गलियारों में उठे ये फैसले जनता की आवाज में मेल खाते हैं? दर्शकों, इन तमाम सवालों के साथ देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। दर्शकों, आपको जानकारी दे कि दिल्ली से पटना तक ईंट पत्थर की एक इमारत अब सियासी जंग का मैदान बन चुकी है। नाम है बिहार निवास। आरोप है कि इमारत नहीं, इतिहास तोड़ा जा रहा है। सवाल उठ रहा है, क्या सरकार विकास के नाम पर राजनीतिक स्मृतियों को मिटाने में जुटी है? और दर्शकों, इसी बीच हिजाब से लेकर संविधान तक बिहार की राजनीति में विवादों की परतें एक के बाद एक खुलती जा रही है। बता दें कि दिल्ली के दिल में स्थित बिहार निवास आज सिर्फ एक गेस्ट हाउस नहीं, बल्कि सियासी प्रतीकों की जंग का नया केंद्र बन चुका है। राष्ट्रीय जनता दल का आरोप है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार जानबूझकर इस इमारत को ढहाने जा रही है, ताकि शिलापट पर दर्ज लालू प्रसाद यादव का नाम इतिहास से मिटाया जा सके। तो वही दर्शकों, आपको ये भी बता दें कि आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति यादव का दावा है कि 1994 में बने इस भवन की हालत पूरी तरह मजबूत है। हाल ही में 2 करोड़ रुपए खर्च कर इसका सुंदरीकरण कराया गया। ऊंचाई पर स्थित होने के कारण जल जमाव की समस्या भी नहीं है और यह इमारत अगले 50-60 वर्षों तक आराम से खड़ी रह सकती है। ऐसे में दर्शकों, सवाल उठता है, जब सब ठीक है तो तोड़ने की ज़रूरत क्यों? ऐसे में दर्शकों, शक्ति यादव आरोप लगाते हैं कि यह फैसला तकनीकी नहीं बल्कि राजनीतिक है। उनका कहना है कि नीतीश सरकार लालू यादव और आरजेडी से अपनी राजनीतिक ईर्ष्या निकाल रही है। चहेते ठेकेदारों को फायदा पहुंचाने के लिए 500 करोड़ रुपए से ज़्यादा की लागत वाला नया भवन बनाने की तैयारी है, जबकि बिहार पहले ही 3 लाख करोड़ से अधिक के कर्ज में डूबा हुआ है। ऐसे में दर्शकों, आरजेडी यही नहीं रुकी। उसने तुलना करते हुए कहा है कि दिल्ली स्थित बिहार भवन, जिसकी हालत जर्जर है, जहां छत से पानी टपकता है, उसे हाथ नहीं लगाया जा रहा क्योंकि वहां लालू यादव का नाम नहीं लिखा है। सवाल सीधा है, क्या फैसले नाम देखकर लिए जा रहे हैं? ऐसे में दर्शकों, जानकारी ये भी दे कि आरजेडी ने इसे राजनीतिक षड्यंत्र बताते हुए नीतीश कुमार पर तीखा हमला बोला है। शक्ति यादव के शब्दों में कहे तो आप इमारत गिरा सकते हैं, शिलापट हटा सकते हैं, लेकिन सामाजिक न्याय की नींव पर खड़े लालू प्रसाद यादव को बिहार की जनता के दिलों से नहीं मिटा सकते। तो वही दर्शकों, ऐसे में जेडीयू ने पलटवार करते हुए आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा है कि बिहार निवास को तकनीकी जरूरतों के तहत तोड़ा जा रहा है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा है कि कलंक न मिटाया जा सकता है, न धोया जा सकता है। जेडीयू का सवाल है कि अगर नया और आधुनिक भवन बनेगा तो इसमें दिक्कत क्या है? तो वही दर्शकों, इसी सियासी घमासान के बीच कांग्रेस ने एक अलग मोर्चा खोल दिया है। बिहार में दुकानों में हिजाब, मास्क और हेलमेट पर बैन के फैसले को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी पर संविधान से छेड़छाड़ का आरोप लगाया है। बता दें कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम का कहना है कि एक विशेष वर्ग को लगातार निशाना बनाया जा रहा है और देश के सेक्युलर चरित्र को कमज़ोर किया जा रहा है। ऐसे में राजेश राम ने दावा ये भी किया है कि जहाँ जहाँ बीजेपी सत्ता में है, वहाँ ऐसे आदेश लागू किए जा रहे हैं जो सामाजिक सौहार्द को नुकसान पहुँचाते हैं। उन्होंने कहा है कि संविधान धार्मिक आस्था की रक्षा करता है, फिर भी अधिकारों पर हमले हो रहे हैं। तो वही दर्शकों, मधुबनी में कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं के बीच हुई झड़प पर भी राजेश राम ने सफाई दी। उन्होंने इसे संगठन के भीतर की सामान्य असंतुष्टि बताते हुए कहा है कि घटना को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है और इसमें बाहरी लोगों की भूमिका थी। तो वही दर्शकों, इसी बीच
हिजाब विवाद की मुख्य किरदार बनी आयुष चिकित्सक नुसरत परवीन ने 24 दिनों बाद आखिरकार नौकरी ज्वाइन कर ली है। 15 दिसंबर को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा नियुक्ति पत्र दिए जाने के दौरान हिजाब खींचे जाने की घटना ने पूरे देश में बवाल मचा दिया था। वीडियो वायरल होने के बाद सीएम नीतीश कुमार चौतरफा आलोचना के घेरे में आ गए थे। ऐसे में नुसरत परवीन ने इस घटना के बाद कॉलेज जाना तक बंद कर दिया था और कोलकाता चले जाने की खबरें भी सामने आई थी। तो ऐसे में 7 जनवरी 2026 को उन्होंने ज्वाइनिंग की प्रक्रिया पूरी की। हालांकि इस पूरे मामले पर नीतीश कुमार की चुप्पी सवालों के घेरे में है। बता दें कि जेडीयू ने उनके व्यवहार को पिता तुल्य बताया, जबकि बीजेपी नेता गिरिराज सिंह के बयान ने विवाद को और भड़का दिया। ऐसे में कुल मिलाकर बिहार की राजनीति में आज सवाल सिर्फ इमारत का नहीं, सवाल है नियत का, पहचान का और संविधान के मूल्यों का। बिहार निवास से लेकर हिजाब तक हर मुद्दा सत्ता और विपक्ष के बीच नई लकीरें खींच रहा है। अब देखना यह है कि ये विवाद लोकतंत्र को मजबूत करेंगे या राजनीति की दीवारों को और ऊंचा कर देंगे। तो दर्शकों, फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी और खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल MDR न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।